जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोनो स्टडी करेल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 और वार्षिक परीक्षा 2024-25 और हमारा टॉपिक है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 जो कि कक्षा 11 का है। तो इसका ये पेपर ही आपको 24 तारीख को जो कि एग्ज़ाम है आपकी उसको देखने को मिलेगा। और तो इस वीडियो में हम उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका हल भी इस वीडियो में ही करेंगे। तो देख सकते हैं समय 3.25 घंटा, पूर्णांक 70 और यहाँ पर आपके जो रोल नंबर है वो आ जाएंगे और पेपर सी। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे पेपर में। तो पहले नोट देख लीजिए। तो नोट में लिखा हुआ है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का अंक भार प्रश्न के सामने अंकित है। तो प्रश्न का अंक भार उनके सामने ही अंकित है। तो आज का हमारा जो भी ये पेपर का पहला क्वेश्चन है तो बहुविकलात्मक प्रश्न है, जो कि ये 5 प्रश्न होंगे जो कि एक नंबर के होंगे और टोटल नंबर होगा 5। तो पहला प्रश्न है हमारा, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। और बात करें किसने की थी तो वे थे ए ओ ह्यूम। कौन थे वो? ए ओ ह्यूम। आगे हम बात करें, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वह लौटे थे 1915 में। इसका उत्तर हो जाएगा स। आगे हम बात करें, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बात करें, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य निर्धारित किया? किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य निर्धारित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा लाहौर अधिवेशन। आगे जो दूसरा क्वेश्चन है वह है मिलान करने का। क्या है? मिलान करने का। तो इसमें मिलान करना है और ये भी एक नंबर के होंगे, 5 आएंगे और पांचों एक नंबर के होंगे। तो हमारा पहला मिलान है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905। मुस्लिम लीग समझौता। तो मुस्लिम लीग समझौता हो गया 1916। भारत छोड़ो आंदोलन यह हो जाएगा 1942। चंपारण सत्याग्रह 1917। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। तो यह आपका मिलान करो वाला क्वेश्चन हो गया। आगे हम बात करें रिक्त स्थानों की। रिक्त स्थानों में हमारा पहला है असहयोग आंदोलन। इसके बात करें अंक भार की तो यह अंक भार हो जाएगा एक नंबर के 6 आएंगे इसमें। तो पहला हमारा है असहयोग आंदोलन खालिस्तान को शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। बात करें दूसरा, अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया। खालिस्तान अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया है। तो यह हो जाएगा हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909। तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसी को मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। बात करें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए हुए। तो संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे कहा गया, किसे निर्वाचित किया गया था? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हम बात करें, हमारा एक हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया, चौथा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस खालिस्तान दिवस को मनाया गया। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को।
आगे हम बात करें पांचवा, भारत के संविधान निर्माण में कुल समय लगा। तो भारत के संविधान में कितना समय लगा? तो वह लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यह कुल समय लगा था। आगे हम बात करें स्वतंत्र भारतीय प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। आगे बात करें अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न जो कि 12 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। तो यह 12 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। अति लघुतरात्मक। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो यह आपको पता ही होगा, भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे हम बात करें रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। आगे हम बात करें प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 को। कब लड़ा गया था? 1757 को। आगे हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी 1919 में। कब हुई थी? 1919 अमृतसर पंजाब में। कहाँ हुई थी? अमृतसर पंजाब में। आगे हम बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किस क्षेत्र में सक्रिय थी? तो अनुशीलन समिति थी वह नामक क्रांतिकारी संस्था किस क्षेत्र में सक्रिय थी? तो वह थी बंगाल में। कहाँ सक्रिय थी? बंगाल में। और विशेषकर थी कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। आगे हम बात करें 7वां क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आगे हम बात करें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर अति लघुतरात्मक का 9वां, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इन्हीं को ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। आगे हम बात करें 9वां, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, लेकिन जो इनको बाद में इसका नेतृत्व किया था तो वह किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था कैबिनेट मिशन? 24 मार्च 1946 को। आगे हम बात करें, अगला हमारा 12वां क्वेश्चन अति लघुतरात्मक का आखिरी क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले।
अब हम बात कर रहे हैं हम लघुतरात्मक प्रश्न जो बड़े क्वेश्चन हैं, इनके उत्तर मैं साथ में ही लेके आया हूँ। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न है ये। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं? धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं? तो धन निष्कासन का एक सीधा सीधा संबंध, तो आप सीधा बात तो ये बोल सकते हो कि धन निष्कासन से मतलब है कि जो भारत का धन है जो कि ब्रिटेन में भेजा जाता था और उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिलता था। अब हम इसकी बात कर ले तो धन निष्कासन का मतलब है भारत से ब्रिटेन को धन और संसाधनों का लगातार हस्तांतरण। यह एक आर्थिक सिद्धांत है जिसे दादा भाई नौरोजी ने 1867 में विकसित किया था। इसे पूंजी पलायन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे पूंजी पलायन के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करें दूसरा, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के साधन कौन से थे? महात्मा गांधी सत्याग्रह करते थे तो उसके साधन कौन कौन से थे? तो वह साधन थे, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख साधन थे अहिंसा, असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। इनके अलावा अनशन, धरना और हड़ताल जैसे साधन भी सत्याग्रह में इस्तेमाल किए गए। तो ये गांधी जी के सत्याग्रह के साधन थे। आगे हम बात करें, एल्बर्ट बिल विवाद क्या था? एल्बर्ट बिल विवाद क्या था? तो एल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ था, जब ब्रिटिश भारत में वायसराय लॉर्ड रिपन ने एक बिल पेश किया था। इस बिल के तहत भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मामले की सुनवाई करने की अनुमति दी गई थी, जो उस समय तक केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही कर सकते थे। इस बिल के प्रस्ताव से यूरोपीय समुदाय से भारी विरोध हुआ, जिससे भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू हो गया। इस विवाद का कारण भारतीयों के प्रति ब्रिटिश सरकार के नस्लीय भेदभाव का पता चला। तो इसका सीधा संबंध है कि जो कि वो विदेशी था उनके ऊपर मुकदमा चलाने कर उन पर सुनवाई करने का अधिकार भारतीयों का था। एल्बर्ट जे इसके खिलाफ विवाद हो गया विदेशों में, यानी कि यूरोप में, और इससे दर्शाता है कि ब्रिटिशों के प्रति भारतीय नस्लीय भेदभाव था। तो यह एल्बर्ट बिल विवाद था। आगे हम बात करें, चौथा क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन क्या था? स्वदेशी आंदोलन क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का मतलब है, स्वदेशी मतलब देशी वस्तुओं को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा था और इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। आगे हम बात करें, पांचवा क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? तो लाहौर षड्यंत्र केस हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों पर चलाया गया मुकदमा था। यह मुकदमा साल 1929 में शुरू हुआ था और साल 1930 में खत्म हुआ था। इस मुकदमे में इन क्रांतिकारियों पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाया गया था। तो जेपी सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाया गया था इन तीनों पर। तो यही लाहौर षड्यंत्र केस है। आगे हम बात करें, छठा क्वेश्चन हमारा, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो वह थे, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन में वासुदेव बलवंत फड़के एक प्रमुख नेता थे। वासुदेव बलवंत फड़के एक प्रमुख नेता थे जो 1876 में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत करने वाले थे। इसके अलावा क्रांति सिंह नाना पाटिल ने सतारा जिले में पत्री सरकार या समानांतर सरकार की स्थापना की। यह महाराष्ट्र आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आगे हम बात करें, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का मतलब है सत्य पर दृढ़ रहना, यह सत्य के लिए आग्रह करना। यह एक संस्कृत शब्द है सत्याग्रह। अहिंसक प्रतिरोध या नागरिक प्रतिरोध का एक विशेष रूप है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने संघर्षों में सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था।
यह सत्याग्रह का अर्थ हो गया। आगे हम बात करें द्वैध शासन का क्या मतलब है। द्वैध शासन का क्या मतलब है, तो द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब है कि किसी एक क्षेत्र या राज्य में दो अलग अलग सत्ता केंद्र ऑथोरिटी होते हैं जो एक साथ कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि शासन का अधिकार एक से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच विभाजित होता है। तो एक से अधिक यानी कि एक नहीं और ज़्यादा के पास सत्ता केंद्र होते हैं तो द्वैध शासन हो जाता है। आगे हम बात करें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जो 1773 से 1785 तक इसी पद पर रहा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस पद का निर्माण हुआ था। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। भारत में जो साइमन कमीशन था उसका विरोध क्यों हुआ, तो भारत में साइमन कमीशन का विरोध मुख्य रूप से मुख्य रूप से इस कारण किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन जैसी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। में सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारतीयों ने इसे भारतीय प्रतिनिधित्व का अपमान माना और इसका विरोध किया। तो इसका अर्थ था कि जो साइमन कमीशन था उसमें जो भी सारे व्यक्ति थे वो सब विदेशी या ब्रिटिश थे, इसमें भारतीय कोई भी नहीं था, इसलिए भारतीयों को इसके प्रति रोष या गुस्सा था, इस कारण साइमन कमीशन का विरोध हुआ। आगे हम बात करें भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो वह था 26 जनवरी 1950 को। आगे हम बात करें माउंटेन व्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम का दूसरा नाम क्या था, तो इसका दूसरा नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या था इसका नाम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा गया था। सॉरी यह गलती है, ये माउंटेन व्यू ट्रांसपोर्ट नहीं है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का दूसरा नाम क्या था, तो उसका दूसरा नाम था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। आगे हम बात करें दादा भाई नौरोजी ने एनिस्ट किसे कहा था, तो दादा भाई नौरोजी ने एनिस्ट किसे कहा था, तो उन्होंने कहा था धन निष्कासन को। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को जड़ और भारतीय गरीबी का मुख्य कारण मानते थे, इसलिए उन्होंने धन निष्कासन को एनिस्ट कहा है। आगे हम बात करें 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा का क्या प्रावधान रखा गया, तो शिक्षा का प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा के लिए कोई प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी। इस राशि का उपयोग भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान के प्रचार के लिए किया जाना था। यह भारत में शिक्षा के लिए सरकार की जिम्मेदारी की अवधारणा को स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम था। तो यह हमारे अति लघु उत्तरात्मक के 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे हम बात करें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जो कि 6 नंबर का है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हमारा। तो इसके जो भी कितने क्वेश्चन हैं वह करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कृषि की व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है। कृषि के व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है, तो कृषि के व्यवसायीकरण का मतलब है कि कृषि को जीविका के लिए उत्पादन में व्यावसायिक उद्यम में बदलना। इसका मतलब है कि किसान अब अपनी आवश्यकता के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। व्यवसायीकरण के कई पहलू, तो इनके कई पहलू भी थे। बात करें गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का अर्थ, गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत का क्या अर्थ था, तो गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का अर्थ है सबका उत्थान या सभी की प्रगति। यह सिद्धांत एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें सभी व्यक्ति और समूहों
को अपने सर्वांगीण विकास के लिए साधन और अवसर प्राप्त हो। तो जिसमें सभी व्यक्ति और समूहों को अपने सर्वांगीण विकास के लिए साधन और अवसर प्राप्त हो। यह गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत था। आगे हम बात करें 1909 के भारत शासन अधिनियम की कोई 3 विशेषताएं। तो 1909 के भारत शासन अधिनियम की कोई 3 विशेषताएं। तो पहला है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल मुसलमानों के लिए। इस अधिनियम ने मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की, जिससे सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा मिला। यह पृथक निर्वाचन मंडल तो कर दिया, लेकिन इससे सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा मिला। आगे हम बात करें दूसरी विशेषता, विधान परिषदों में वृद्धि। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई, जिससे भारतीयों को सरकार में अधिक भागीदारी मिली। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई, जिससे भारतीयों को सरकारों में अधिक भागीदारी मिली। आगे हम बात करें तीसरी विशेषता, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की भागीदारी। इस अधिनियम में वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की भागीदारी। इस अधिनियम ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की, जिससे भारतीयों के शासन में अधिक अधिकार मिले। तो यह हमारा दीर्घात्मक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए 3। अब आगे हम बात करें निबंधात्मक प्रश्न, जो कि 3 प्रश्न आएंगे 4-4 नंबर के, टोटल 12 नंबर के होंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो इनके उत्तर मैं लेके नहीं आया क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आप इनके उत्तर चाहते हो तो कमेंट में बता दें, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी। तो पहला क्वेश्चन आया है, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो भारत संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। इसके अथवा में इसका अलावा यह भी कर सकते हो आप, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और बात करें दूसरा, तो दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताओ। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताने हैं। और अथवा में है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम बताने हैं। इन दोनों में से भी एक करना है। आगे हम बात करें भू राजस्व व्यवस्था का भारतीय कृषि पर प्रभाव। तो तीसरा हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारतीय कृषि पर प्रभाव। और इसके अथवा में है ब्रिटिश शासन द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था को समझाइए। तो यह हमारा पेपर ही कंप्लीट हो गया। तो इससे आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए, और आप चाहते हो और विषय पर भी ऐसे ही पेपर लेकर के आऊँ तो कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।